कविता के ज़रिए स्त्री विमर्श में हस्तक्षेप करने वाली, या यूँ कहें निरंतर हस्तक्षेप करने वाली, अनामिका जी की एक छोटी सी कविता है स्त्रियाँ। यह सर्वविदित है कि हिंदी कविता के मानचित्र में अनामिका जी का अपना मुकाम है। कविता को स्त्रीत्व से जोड़ते हुए उसमें उन्होंने अंतर्वस्तु, भाषा और शिल्प का एक नया धरातल निर्मित किया है। ये जो कविता है स्त्रियाँ है तो छोटी सी, पर घाव करे गंभीर। अनामिका की कविताएं भले ही किसी बड़े दर्शन या सिद्धांत को प्रस्तुत न करती हो, लेकिन एक औरत की सहज अभिव्यक्ति ज़रूर बन जाती है। उनकी कविताएं ऐसा सवाल खड़ा करती हैं जो अक्सर कोई सुनना ही नहीं चाहता। तमाम बौद्धिक विमर्शों के बीच करुणा, तिरस्कार और उपहास का पात्र बनती स्त्री आज 21वीं सदी में कदम रख कर भी जब हम इस प्रकार की कविताएं सुनते हैं तो हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि क्या सचमुच स्त्री के कार्य क्षेत्र, जीवन शैली और व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर आया भी है। सच तो यह है कि कुछ सीमित वर्गों को छोड़कर हम यहाँ ये हाईलाइट करना चाहेंगे कि कुछ सीमित वर्गों को छोड़कर सोचे तो जीवनी शक्ति, शिक्षा दर और रोजगार के स्थूल पैमानों पर स्त्रियाँ हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया के हर देश में सबसे निचली श्रेणी की नागरिक है। देखते हैं अनामिका जी की स्त्रियाँ हमसे क्या कहना चाहती हैं। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज़, बच्चों की फटी कॉपियों का, चना जोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उनींदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियाँ उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगरधत जंगल लताएं। खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियाँ और कविताएं। खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियाँ और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़ी ही लिखी हैं। कनखियाँ इशारे, फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी हैं। हे परमपिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज़, बच्चों की फटी कॉपियों का, चना जोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। स्त्री को पढ़ा जाना, स्त्री मन को समझना, इस पर कविता क्या कहती है। यानी कि जिस अनमनेपन से हम बच्चों की फटी कॉपियों का कागज़ पढ़ते हैं, उसी तरह स्त्री मन को भी पढ़ा गया। स्त्री समाज में एक ऐसी हकलाती हुई उपस्थिति है जो कि अपने रूप को न तो व्यक्त कर सकती है और न स्पष्ट।
स्त्री को रहस्य कहते हैं, इसलिए नहीं कि वह शांत और मौन है, बल्कि इसलिए कि उसे सच्चे अर्थ में कोई पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। स्त्री मन को पढ़ना भी मुश्किल होता है। वह अपनी वास्तविक भावनाएं और व्यवहार बड़ी सावधानी से छिपा कर रखती है। उसका औपनिवेशिक अनुकूलन, मतलब कि जो कॉलोनियल कंडीशनिंग है, बचपन से ही हो जाता है हमारे पितृसत्तात्मक समाज में। पुरुष कॉलोनाइजर का रोल ग्रहण करता है और पुरुष वर्चस्व के औपनिवेशिक अनुकूलन के बारे में जिक्र करते हुए राजेंद्र यादव जी का लेख अचानक याद आ जाता है, जिसमें वे कहते हैं, हमने औरत को उन सांप बिच्छुओं की तरह बना दिया है जो खुले रहेंगे तो काटेंगे और डसेंगे, इसलिए वे अपने बिलों में ही रहें। हाँ, जब हम बड़े युद्धों से लौट कर आएँ तो हमारी थकान और घाव सहलाने के लिए एकांत मनोरंजन में प्रकट हो। इस प्रकार स्त्री की मानसिकता को समझने की कोशिश ही नहीं की गई। अगर कभी कभार की भी गई हो तो कैसे? वैसे ही जैसे पढ़ा जाता है कागज़ बच्चों की फटी कॉपियों का। कभी कभार आप सफाई कर रहे हों और बच्चों की कॉपियों की कोई फटी कागज़ हाथ लग जाए तो यूँ ही सरसरी नज़र दौड़ा देते हैं। उस समय क्या होता है, हमारे मन में यह जानने की कोई खास इच्छा नहीं होती कि उसमें वास्तव में लिखा क्या है। बस यूँ ही कागज़ हाथ लगी सो नज़र दौड़ा लिया। कुछ समय बाद उस कागज़ को चने वाले के गर्मागर्म चना को लिपटने का उपयोग किया जाएगा। बस उतनी ही अहमियत हम देते हैं स्त्री को जानने का। देखा गया हमको जैसी कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। और हमें कैसे देखा जाता है? जैसे हम नींद में हों और एकदम सुबह सुबह जब अलार्म बजती है तो एक खींच उत्पन्न हो जाती है मन में। हमारी नींद में बाधा जो होती है, अल सुबह जब अलार्म बजता है और जब हम खींच के साथ अपनी घड़ी को देखते हैं, वैसे ही हमें देखा गया है। मतलब कि हमें एक अलार्म के बजने में जो आपके शांति में विघ्न पैदा होती है, वैसे ही स्त्री को देखा जाता है। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती हैं कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूँ ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठूसी हुई बस में। जैसे उड़ते हुए मन से हम ठसाठस ठूसी हुई बस में कोई फिल्मी गाना सुनते हैं, वैसे ही नारी को भी सुना जाता है। बस के सफ़र को सुहाना बनाता है फिल्मी गीत, लेकिन उस गीत को बारीकी से जानने समझने की कोई कोशिश हम नहीं करते। हम यूँ ही उड़ते मन से सुन लेते हैं, उसका आनंद ले लेते हैं। स्त्री को भी उसी लिहाज से सुना जाता है। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। और स्त्रियों को कैसे भोगा जाता है? जैसे किसी दूर के रिश्तेदारों के दुख को भोग रहे हो। दूर के रिश्तेदारों का दुख हमें कोई खास विचलित नहीं करता। हम बस उनके दुख को सुन मात्र लेते हैं, थोड़ी हमदर्दी जता भी लेते हैं, पर उनका दुख हमें और हमारी भावनाओं को दुखी नहीं करती जितना अपनी करीबी रिश्तेदारों की करती है। अनामिका जी यही कहती है कि स्त्रियां अपने परिवार में ही उसी तरह भोगी जाती है जैसे किसी दूर के रिश्तेदार के दुख को भोगा जाता है। एक दिन हमने कहा, हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। अब यहीं से कविता एक अलग मोड़ लेती है। जब स्त्रियां अपनी अस्मिता जाहिर करने लगी, वे कहने लगी कि वे भी इंसान हैं, उन्हें कायदे से पढ़ो। कितने कायदे से पढ़ना है? ठीक वैसे ही जैसे बीए के बाद नौकरी की तलाश में भटकते नौजवान नौकरी का विज्ञापन बांटते हैं। और जब स्त्रियां इस प्रकार की अपेक्षा समाज से करने लगी
तो हलचलें मचने लगी, क्योंकि समाज की सामाजिक अवस्था में स्त्री रात की तरह ओझल रहती आई है और उसी प्रकार अगर ओझल रहेगी तो ही बेहतर समझा जाता है। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। कायदे से नौकरी का विज्ञापन पढ़ने के जैसे हमें भी पढ़ो और देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। दूर जलती हुई आग मन में उत्सुकता पैदा करती है कि क्या हुआ, कहाँ लगी है आग। उसी प्रकार हमें भी उसी कौतूहल और उसी उत्सुकता से देखो, समझो, सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। और हम स्त्रियों को उसी तरह सुनो जैसे अनहद नाद को सुनते हो। जब काफ़ी कंसंट्रेशन से भक्त मेडिटेट करता है, योग साधना में लीन रहता है, तब उसे उसके भीतर से ही जो नाद सुनाई देता है उसे अनहद नाद कहते हैं और उसके लिए काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और नई नई सीखी भाषा को जिस तत्परता से हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसी तत्परता से स्त्रियों को भी समझने जानने की अपेक्षा स्त्रियां रखती हैं। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियाँ उड़ी और रंगीन अफवाहें चींकती हुई ची ची, दुश्चरित्र महिलाएं, किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगरधत जंगल लताएं। स्त्रियों ने जब पुरुष सत्तात्मक समाज में इतनी सी बातें जब जाहिर कर दी कि हमें भी इंसान होने का हक है, हमारी भी बातों को अहमियत से कायदे से सुना करो, ठीक उसी तरह जितना नौकरी के विज्ञापन पर ध्यान देते हो या फिर नई नई सीखी भाषा का उपयोग करते वक्त ध्यान रखते हो कि कहीं गलत उच्चारण ना कर बैठे, तब क्या होता है, एक अदृश्य टहनी से ठिड्डियाँ उड़ी और रंगीन अफवाहें फैलने लगी। ठिड्डियाँ जो ये आप देख रहे हैं, एक अदृश्य टहनी से मानो इस प्रकार की टिड्डियाँ चारों तरफ उड़ने लगती हैं और क्या कहती हैं, दुश्चरित्र महिलाएं, दुश्चरित्र महिलाएं। दुश्चरित्र इमेज दे दिया महिलाओं को। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उस पर एक कलंक लगा दिया कि ये तो एकदम दुश्चरित्र है। और ये कैसी हैं, ठीक वैसे ही जैसे जंगल की अगरधत लताएं, जंगल की लताएं, अगरधत लताएं जैसे ये आप देख रहे हैं, एकदम बलिष्ठ होती हैं, यहाँ वहाँ से उग जाती हैं। लेकिन इनका क्या है, ये लताएं सरपरस्तों के दम पर फूलती फैलती हैं। सरपरस्त मतलब किसी पर आश्रित होना, मतलब इसका अपना एक्सिस्टेंस मुश्किल है। ये लताओं का आपको पता है ना, ये जो ऐसे टंगे होते हैं पेड़ों से, तो इन्हें कोई वृक्ष की एक सपोर्ट चाहिए होता है, उसके बिना ये लताएं फैल फूल नहीं सकती, तो ये अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ स्त्रियों को भी इन लताओं की तरह अबला कहा गया है, जो एकदम से फूलती फैलती कैसे हैं, जो दूसरों के दम पर, पुरुषों के दम पर जीती हैं और एक बार जब अगरधत लताएं बन जाती हैं, फैल फूल जाती हैं, तो खुद अपनी आवाज़ निकाल रही है, जो स्वयं अपनी देख रेख करने में तो काबिल नहीं है, लेकिन दूसरों के पालन पोषण से जब फैल फूल जाती है तो अपनी आवाज़ निकाल रही है। स्त्रियां तो हैं ही अबला, जिन्हें न खुद के पैरों में खड़ा होने की काबिलियत है। जैसे हम लताओं को देखिए, कैसे बड़े वृक्ष के आश्रय से ही ये लताएं अपना अस्तित्व बना पाती हैं। समाज स्त्रियों को भी इन्हीं लताओं के समान समझता आया है। और अब देखो, पुरुषों के आश्रय में रहकर फूल फैल गई तो जबान खोलने लगी, अपना हक मांग रही है। जब भी नारी के हक की बात होती है, नारी विमर्श जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है, मुझे अक्सर पुरुष लेखकों का इस विषय पर जो मत है उन्हें जानने की काफ़ी उत्सुकता होती है। और दलित एवं नारी लेखन को काफ़ी प्रोत्साहित करने वाले राजेंद्र यादव जी ने अपनी पुस्तक औरत उत्तर कथा में
पुरुषों की इस मानसिकता के बारे में काफ़ी व्यंग्यात्मक रूप से यूँ लिखा, वे हम में शामिल होने का भ्रम पालेंगे, हम हो जाने का अहम जिएंगे। अगर कभी उनसे खतरा लगा भी तो इतनी समझ तो हम में भी है कि कैसे उनकी दौड़ की सारी दिशा ही बदल डालें। 7 तिलस्मों में कैद हीरा ऐसे ही तो नहीं ले लेने दिया जाएगा। देखिए यहाँ कैसे स्पष्ट रूप से पुरुष जो उनका चिंतन है, जो मेजॉरिटी पुरुषों का चिंतन है, उन्हें यादव जी यूँ कहते हैं, वे अर्थात स्त्रियाँ, औरतें, वे पुरुषों के दौड़ में शामिल होती हैं और जब पुरुषों को लगता है कि स्त्रियों से खतरा है, दौड़ में कहीं वे आगे ना निकल जाए, तब वे क्या करेंगे, सीधी सी बात है, दौड़ की दिशा ही बदल देंगे। ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स में मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री में मिलेगा, जो भी क्षेत्र में आप जाएं, ये जो पुरुषों का ये जो मानसिकता है वो नज़र आता है। अभी हाल में तो कई स्त्रियां इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो आवाज़ है एकदम क्षीण है, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी सत्ता पर है वो पुरुष ही हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि ये जो वो एंजॉय कर रहे हैं पुरुष होने का जो अधिकार, वो कैसे यादव जी कहते हैं, 7 तिलस्मों में कैद हीरा जैसा है, उसे यूं ही वे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ अनामिका जी भी यही कहती हैं कि स्त्रियों ने ज़रा सा अपने लिए अपनी आवाज़ को सुनवाई देने के लिए मुंह खोला ही नहीं कि उन पर दुष्चरित्र महिलाएं होने का आरोप लगा दिया गया चारों ओर से, वो भी अदृश्य जगहों से। क्या आवाज़ आने लगी, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियाँ और कविताएं। नारी लेखन जब उभर कर आने लगी तो पुरुष वर्चस्ववाद को काफ़ी ठेस लगा, क्योंकि पुरुषों का आधिपत्य अनादिकालों से स्त्रियों पर बना रहा। एक सफल उपनिवेश थी स्त्री। मुख्य धारा में शामिल होने की इजाज़त स्त्रियों को पुरुष सामंतों ने दिया ही नहीं। सामंतवाद में हर एक के अपने स्थान, सीमाएं और कर्तव्य तय है, उन्हें बदलने की इजाज़त किसी को नहीं। नारी लेखन जब उनके भोगे हुए यथार्थ के साथ उजागर होने लगी, तब इस प्रकार के कई आरोप उन पर लगाए जाने लगे। बेकार पड़ी स्त्रियां, बेचैन आवारा स्त्रियां ही इस प्रकार की ये जो हरकतें करती हैं, कहानियाँ लिखना, फिर कविताएं लिखना। इसी बात पर, इसी मुद्दे पर हिंदी के प्रमुख आलोचक सुधीश पचौरी जी ने लिखा, स्त्री के प्रति जिस अनुपात में समाज में अनुदार वातावरण है, स्त्री लेखन के प्रति भी उसी अनुपात में असहिष्णु वातावरण है। और फिर क्या कहा जाता है, फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियाँ इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। फिर क्या था, कनखियों के इशारे से शक पैदा किया जाता है कि ये कहानी, उपन्यास, कविता वगैरह ये स्त्रियों ने थोड़े ही लिखा है, ज़रूर कोई मर्द होगा इसके पीछे। मुझे अभी याद है 2001 में जब अलका सरावगी जी को कलिकथा बाईपास नामक उनकी रचना के लिए सम्मानित करने की बात उठी, तो उस रचना पर कई लेख निकले कि वह उनका लिखा है ही नहीं। फिर आरोपों को मनगढ़ंत कहा गया। लक्ष्य केवल इतना है कि नारी लेखन को शक की दृष्टि से देखें। पहले शक क्रिएट किया जाता है, फिर उसे मिटाया जाता है ताकि दाग बने रहे। स्त्री लेखन की ऑथेंटिसिटी के प्रति ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यवश चलन में है। तभी सुधीश पचौरी जी को यूँ लिखना पड़ा, स्त्री के लिखने के योग्य होने के प्रति एक गहन संदेह का वातावरण ही स्त्री लेखन का मुख्य वातावरण है, और इन संदेह के वातावरण का दबाव स्त्री लेखन पर जगह जगह पड़ते हैं। तभी तंग आकर अनामिका जी कहती हैं, हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। हे परम पिताओं, हम मानते हैं आप परम पिता हैं, हम परम पुरुष हैं, कृपा करके हमें बख्श दो, अब हमें बख्शो, बहुत हो गया।
अब कम से कम अब तो बख्श दो, बहुत हो गया। एक ये सहनशीलता की भी एक हद होती है, यही ये कविता चीख चीख कर कहती है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। डालते हैं एक नज़र कवियत्री पर। अनामिका जी समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में हैं, जो इंग्लिश प्रोफेसर हैं और इसके बावजूद हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कविता संग्रहों के अलावा उन्होंने उपन्यास, आलोचना एवं अनुवाद कार्य भी सफलतापूर्वक किया। यहाँ हम कविताओं की बात कर रहे हैं तो उनके कविता संग्रह पर नज़र डालेंगे तो गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, खुरदरी हथेलियाँ, धूपधान आदि उनकी कविता संग्रह हैं। और उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान। कवियत्री बिहार मुजफ्फरपुर की हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन सत्यवती कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर। फिर भी संवेदनात्मक धरातल पर उन सभी नारियों की बुलंद आवाज़ जो पितृसत्तात्मक समाज में अपना मुंह खोल पाने में असमर्थ हैं। अनामिका जी की ही दो अन्य कविताएं हमने इसी चैनल में अपलोड की, वो हैं बेजगह और मौसियाँ। फुर्सत मिले तो उन्हें भी सुने, और वैसे भी इंटरनेट में उनके कई इंटरव्यूज़ भी उपलब्ध हैं जो उन्हें जानने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। वैसे आपको कॉलेज में पढ़ने वाले जो लड़कियां हैं उन्हें लगेगा कि क्या आज भी ऐसे कुछ होता है, नारी अपनी अस्मिता और अपनी पहचान बना पाई है, फिर इस प्रकार की कविताएं क्यों। वैसे आप दलित साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और ये क्या लिख रहे हैं, इस प्रकार की छुआछूत क्या अब भी होती है। हमें विश्वास ही नहीं होता। लेकिन सच ये है कि नारी आगे बढ़ पाई है, बहुत कुछ हासिल कर पाई है, लेकिन ये एक माइनॉरिटी है जो खुद कमा पाती है, जो इज्जत से जी पाती है और जिसकी आवाज़ सुनी जाती है। बाकी एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऐसा है जो इस प्रकार की स्त्रियां हैं जिन्हें सुना नहीं जाता, जिनका एक्सिस्टेंस ही फील नहीं किया जाता, बस भोगा जाता है किसी दूर के रिश्तेदार के दुख की तरह। इसलिए इस प्रकार की कविताएं आज भी लिखी जा रही हैं। ये एक जीता जागता सच है कि तमाम बौद्धिक विमर्शों के बीच स्त्री उपहास का पात्र बनती आ रही है, और संवाद के लिए समानता की ढेरों ढेर अपेक्षाएं होती ही नहीं, होती है एक अपेक्षा, एक सा मनुष्य होने की अपेक्षा। लेकिन शायद यही सबसे मुश्किल, क्योंकि मनुष्य साबुत तो कहीं है ही नहीं, बटा है, वर्ग वर्ण रंग लिंग सब में बटा हुआ है। शायद इसलिए अपने से इतर न अन्य किसी की सत्ता को नज़र में समा पाता है, न शब्द को कान में। स्पेस देकर दूसरे की मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठित करने का भाव काश आ पाता। तो अब वक्त आ गया है गुड बाय कहने का। गुड बाय।